20 साल की एक जवान महिला आधी रात को अचानक अपने पति के बिस्तर से उठती है और रात के ठीक 1 बजे वह धीरे धीरे चलते हुए सीधे अपने 40 साल के नौकर के कमरे में घुस जाती है और उसके साथ जोरदार संबंध बनाने लगती है। नौकर एकदम से हैरान रह जाता है। अब जो नौकर था उसे भी काफी मजा आने लगा था। फिर जो महिला थी नौकर से बार बार कहने लगती है कि आज मेरे साथ रात भर रहो, आज इतना मजा आ रहा है जितना कभी किसी के साथ नहीं आया था। और इधर बाहर से उस महिला का पति खिड़की से सारा दृश्य देख रहा था और कुछ सोच रहा था। फिर कुछ देर सोचने के बाद वह दरवाजे की कुंडी को बाहर से बंद कर देता है और अपने कमरे में जाकर सो जाता है। फिर जब सुबह होती है तो वह महिला का पति उन दोनों के साथ ऐसा कर देता है जो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, और जब आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह सच्ची घटना बिहार की है, जहां एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम रूपेश सिंह था। उसके पास बेशुमार दौलत थी। रूपेश सिंह के परिवार में उसकी पत्नी सुमन और उसका एक बेटा था जिसका नाम उसने मनोज रखा था। रूपेश सिंह अपने परिवार के साथ अपनी जिंदगी में बहुत खुश था, क्योंकि उसके पास नौकर चाकर हर चीज मौजूद थी और किसी बात की कोई कमी नहीं थी। रूपेश सिंह अपने बेटे की परवरिश बहुत लाड़ प्यार से करता है। इसी तरह समय धीरे धीरे निकल रहा था। रूपेश सिंह अपने बेटे मनोज को खूब पढ़ाता लिखाता है और कहता है, बेटे तुम्हें किसी बात की कोई चिंता नहीं करनी है, क्योंकि हमारे पास है बेशुमार दौलत है, तुम्हें तो बस इस दौलत से ऐशो आराम की जिंदगी जीनी है। दोस्तों, समय धीरे धीरे निकलने लगता है। रूपेश सिंह का जो बेटा था वह ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था। तकरीबन जब मनोज की उम्र 25 साल हो जाती है तब भी रूपेश सिंह ने उसका विवाह नहीं किया था। रूपेश सिंह चाहता था कि उसके बेटे की शादी किसी बेहद अमीर परिवार में हो। वह अपने बेटे को अपने सारे कारोबार सिखा रहा था ताकि वह भी पैसे वाला बन सके। जैसे जैसे समय बीतता है मनोज की उम्र अब 30 से 32 साल हो जाती है, लेकिन रूपेश सिंह ने अभी भी, जिससे 32 साल हो जाती है तब भी रूपेश सिंह ने उसका विवाह नहीं किया था। रूपेश सिंह अपने बेटे की परवरिश बहुत लाड़ प्यार से करता है। इसी तरह समय धीरे धीरे निकलता रहा था। उसके विवाह की बात नहीं की थी। रूपेश सिंह सोचता था कि जब उसका बेटा दुनियादारी समझ ले और कारोबार संभालने लगे तभी उसका विवाह करेगा। पैसे की कोई कमी नहीं थी। कहते हैं ना कि पैसा हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। मनोज अपनी जिंदगी पूरी ऐशो आराम से जी रहा था, लेकिन अब अचानक रूपेश सिंह की तबीयत ज्यादातर खराब रहने लगी। तो उसकी पत्नी सुमन कहती है, क्यों ना हम अपने बेटे का विवाह कर दें। जब उसका विवाह हो जाएगा तो वो दुनियादारी समझेगा, जिम्मेदारी लेगा और घर में पत्नी आ जाएगी तो काम में हाथ बटाएगी। अब रूपेश सिंह अपनी पत्नी की बात मान लेता है और बेटे मनोज के विवाह की तैयारी शुरू कर देता है। वो एक बेहद खूबसूरत लड़की मंजू से अपने बेटे का रिश्ता तय कर देता है। दोस्तों, तकरीबन 4 से 5 महीने रिश्ता तय होने के बाद वो दिन भी आ जाता है जब मनोज की बारात मंजू के घर पहुंचती है। हालांकि मंजू बहुत ही सुंदर थी और उसकी उम्र तकरीबन 26 साल थी, जबकि मनोज की उम्र लगभग 30 हो चुकी थी। इधर 30 मंजू अपने पति को देखती है तो निराश हो जाती है, क्योंकि वो बहुत सुंदर थी और साथ ही हवस की पुजारण भी थी। मंजू के पास भी पैसों की कोई कमी नहीं थी। उसके पिता के पास भी बेशुमार दौलत थी। मंजू भी बचपन से लाड़ प्यार में पली बड़ी थी, जिससे उसे पैसों की कोई कदर नहीं थी। आए दिन वह नए नए मर्दों से दोस्ती करती थी। कई नौजवानों के साथ वह शारीरिक संबंध बना चुकी थी, क्योंकि माता पिता की बेशुमार दौलत ने उसे बिगाड़ दिया था। जब मंजू मनोज को देखती है तो वह बहुत निराश हो जाती है, क्योंकि मनोज एक मोटे शरीर वाला व्यक्ति था। उसका पेट बहुत ज्यादा निकला हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई गुब्बारा हो। मंजू ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसे लड़के से उसका विवाह होगा। अब मंजू अपने पिता से तो कुछ कह नहीं सकती थी, इसलिए जैसे तैसे वह मनोज के साथ उसके घर आ जाती है। इधर बाराती और रिश्तेदार जब मंजू को देखते हैं तो बेहद खुश हो जाते हैं। मंजू जब मनोज के घर आती है तो चारों तरफ खुशियों का माहौल होता है। फिर जब मनोज और मंजू की सुहागरात होती है तो रात के तकरीबन 10 बजे मनोज अपनी पत्नी के कमरे में जाता है। वह अपनी पत्नी का चेहरा देखता है और बहुत खुश होता है। उधर मंजू कहती है, मेरे लिए आप क्या लेकर आए हो? तुम्हें क्या चाहिए? हमारे पास बेशुमार दौलत है, बहुत सारा पैसा है। तुम जो भी चीज कहोगी वह चीज तुम्हारे लिए लाकर दे दी जाएगी।
तब मंजू कहती है, मुझे तो आपसे सिर्फ एक ही चीज चाहिए कि आप मुझे पूरी तरह से खुश रखना। मेरी कोई भी इच्छा हो उसे पूरा जरूर करना, क्योंकि मैं किसी गरीब परिवार से नहीं हूं। मेरे पिता के पास भी बेशुमार दौलत थी, लेकिन मैं तुमसे विवाह करके तुम्हारे घर आई हूं तो सिर्फ इसलिए ताकि तुम मेरी जरूरतों को पूरा कर सको। इसी तरह तकरीबन 20 से 30 मिनट तक मनोज मनाने लगते हैं। फिर मंजू देखती है कि मनोज के अंग काफी छोटे हैं, तो वह एकदम से निराश हो जाती है, क्योंकि उसने आज तक ऐसे पुरुष को देखा ही नहीं था जो छोटा हो। जो चीज एक औरत के लिए सबसे खास होती है वह उसमें नहीं थी। फिर मंजू कहती है, क्या तुम्हारे इतने ही हैं? मनोज कहता है, हाँ, मैं तो बचपन से ही ऐसा हूं। फिर मंजू बहुत ज्यादा निराश हो जाती है। वह अपने सिर को पकड़ लेती है कि अब उसका जीवन कैसे चलेगा। दोस्तों, उस रात मंजू और मनोज के बीच में रिश्ते तो बनते हैं, लेकिन वह रिश्ते सिर्फ नाम के रिश्ते थे। मंजू को एक पल का भी सुकून मनोज के साथ। इधर मनोज यह बात भली भांति समझ जाता है कि उसकी पत्नी उसके साथ खुश नहीं है। वह जानता है कि वह अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाया है। दोस्तों, अब मनोज और मंजू एक दूसरे से खफा खफा रहने लगते हैं। मनोज हर समय कोशिश करता कि वह अपनी पत्नी मंजू को खुश कर सके, लेकिन आखिर मंजू कैसे खुश रह सकती थी? जिस खुशी की उसे जरूरत थी वह तो मनोज के पास थी ही नहीं। मनोज आए दिन अपनी पत्नी के कमरे में जाता, थोड़ा समय बिताता, फिर सो जाता, लेकिन मंजू जो थी पूरी रात करवटें बदलती रहती। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह करे तो क्या, क्योंकि मनोज कभी भी उसे पूरी तरह से संतुष्ट कर ही नहीं पाता था और जल्दी ही सो जाता था। मंजू चाहती थी कि कोई मर्द उसे पूरी रात तक जगाता रहे, उसके साथ बिस्तर पर कबड्डी खेलता रहे, लेकिन मनोज इन सब चीजों में पूरी तरह से असमर्थ था। अब मंजू बार बार अपनी किस्मत को कोसने लगती थी। उसे समझ में नहीं आता था कि आखिर वह करे क्या। इधर तकरीबन 1 से 2 साल ऐसे ही गुजर जाते हैं और इन 2 से 3 सालों में मनोज और मंजू का एक लड़का भी हो जाता है। दोस्तों, मनोज और मंजू का एक बेटा तो हो जाता है, लेकिन मंजू फिर भी किसी तरह से खुश नहीं थी। इधर मनोज के जो पिता थे, जिनका नाम रूपेश सिंह था, वो एक गंभीर बीमारी के चलते इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं। अब सारी जिम्मेदारी मनोज के ऊपर आ जाती है। उनके जो भी कारोबार थे वो अब अकेले मनोज को ही संभालने थे। बचा खुचा जो थोड़ा बहुत समय वे अपनी पत्नी मंजू को देता था, अब वो समय भी नहीं दे पाता था। अब मंजू अपने कमरे में अकेली ही करवटें बदलती रहती। बेशुमार दौलत होने के बावजूद भी उसके पास एक पल का सुकून नहीं था। दोस्तों, कहते हैं कि दौलत से इंसान की पूरी भूख नहीं मिटेगी सकती, और यही स्थिति मंजू के साथ थी। रूपेश सिंह की मौत के बाद 4 से 6 महीने बीत जाते हैं और मनोज पूरी तरह अपने पिता के कारोबार को संभालने में उलझ जाता है। अब वो अपनी पत्नी मंजू का ख्याल भी नहीं रख पाता। इधर मनोज का एक बहुत पुराना वफादार नौकर था जिसका नाम कुंदन था। उसकी उम्र तकरीबन 40 साल थी। कुंदन अधिकांश घर के कामकाज किया करता था। रूपेश सिंह के घर में किसी भी चीज की जरूरत होती या कोई भी जिम्मेदारी होती, वो कुंदन ही संभालता था। दोस्तों, कुंदन ने अभी तक विवाह नहीं किया था। साइलेंस। वह एक हट्टा कट्टा मजबूत शरीर वाला व्यक्ति था, क्योंकि उसने अपना शरीर ठोस बना रखा था और ब्रह्मचर्य का पालन करता था। अब धीरे धीरे समय निकलता है और जब रूपेश सिंह का बेटा मनोज अपने घर पर ज्यादा नहीं रहता, तो कुंदन रूपेश सिंह की बहू मंजू की सभी जरूरतों का ध्यान रखने लगता है। मंजू भी अब कुंदन को अधिक देखने लगती है। एक दिन वह गौर से देखती है कि कुंदन जो है एक हट्टा कट्टा सुडुल बदन वाला था। उसके शरीर को देखकर मंजू उस पर दीवानी हो जाती है। कहीं ना कहीं मंजू के दिमाग में यह ख्याल आने लगता है कि अगर कुंदन उसके साथ समय बिताए तो वह उसे वह सुख दे सकता है जो सुख उसके पति मनोज ने उसे कभी नहीं दिया। अब मंजू धीरे धीरे कुंदन की तरफ आकर्षित होने लगती है। मंजू की सास सुमन अधिकतर भगवान की भक्ति में लगी रहती थी और आसपास के मंदिरों में पूजा पाठ के लिए जाया करती थी। इधर अब घर में अकेले मंजू और कुंदन ही रहा करते थे। एक दिन की बात है, मंजू की सास सुमन अपने रिश्तेदारों में इसी धार्मिक अनुष्ठान में गई हुई थी और इधर मंजू का पति मनोज तो कारोबार के सिलसिले में पहले से ही घर पर नहीं था। अब घर में सिर्फ 2 ही लोग थे, मंजू और कुंदन। रात के लगभग 11 बजे मंजू नौकर कुंदन को आवाज देती है और कहती है, कुंदन इधर आओ। कुंदन डरते डरते अपनी मालकिन के पास आता है, क्योंकि मालकिन की उम्र लगभग 25 से 26 साल थी और कुंदन की उम्र 40 साल की थी। कुंदन कहता है, मालकिन बताइए क्या हुआ। तब मंजू जो थी बिस्तर पर लेटी हुई थी, उसके शरीर के कपड़े यहां वहां पड़े थे। कुंदन कहता है, मालकिन ये सब क्या है, किस लिए आपने मुझे बुलाया है। तब मंजू कहती है, मेरी कमर में मोच आ गई है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मैं उठ भी नहीं पा रही हूं,
तुम ऐसा करो, थोड़ी मालिश कर दो। कुंदन कहता है, मालकिन आप ये क्या कह रही हो, मैं आपके बदन पर मालिश कैसे कर सकता हूं? तब मंजू कहती है, क्यों नहीं कर सकते, तुम हमारे नौकर हो, नौकर से जो कहा जाएगा क्या वो मना करेगा? कुंदन अब इन बातों को समझ रहा था कि जरूर मालकिन के मन में कुछ गलत चल रहा है। कुंदन वहां रखी हुई बाम को उठाता है और अपनी मालकिन मंजू की कमर पर मालिश करने लगता है। करीब 4 से 5 मिनट तक जब कुंदन मंजू की कमर पर बाम लगाता है तो मंजू पूरी तरह से आग की तरह गर्म हो चुकी थी। बरसों से हवस उसके शरीर को काट रही थी। ऐसा लग रहा था कि अगर मंजू को कोई ऐसा मर्द नहीं मिला जो उसे पूरी तरह से संतुष्ट कर सके तो वह पागल हो जाएगी। इधर कुंदन जब मंजू की चिकनी चिक कमर पर बाम लगाता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर की वर्षों पुरानी हवस जाग उठती है। उसका अकेलापन अब हावी होने लगता है। कुछ अजीब अजीब ख्याल उसके मन में आने लगते हैं। वह भूल चुका था कि वह किस घर में है और किसके साथ है। कुंदन अब अपना होशवास खो बैठा था। धीरे धीरे वह मंजू के पूरे शरीर पर बाम लगाने लगता है। करीब 30 से 40 मिनट बाद माहौल यह बनता है कि जब कुंदन मंजू के शरीर पर बाम लगा रहा था तो मंजू को एक अलग ही सुख की अनुभूति हो रही थी, क्योंकि कुंदन के हाथ पैर बेहद मजबूत और भारी थे। मंजू को उनके स्पर्श से ही एक अलग आनंद मिल रहा था। जब कुंदन पूरा बाम लगा देता है तो मंजू एकदम से कुंदन से लिपट जाती है। कुंदन भी भूल चुका था कि वह अपनी मालकिन के साथ है, अब वह भी उसी में बहता चला गया। मंजू कुंदन से कहती है, कुंदन तुम इतने दिनों से अकेले क्यों रहते हो, तुम्हें तो मेरे साथ रहना चाहिए। कुंदन कहता है, मैं एक गरीब आदमी हूं मालकिन, मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं पत्नी का खर्चा उठा सकूं, इसलिए मैंने आज तक शादी नहीं की। मेरा भी मन कई बार हुआ कि मैं किसी के साथ समय बिताऊं, लेकिन इस गरीबी के चलते मैं किसी की ओर देख भी नहीं सकता। अब मंजू और कुंदन दोनों अजीब अजीब तरीके से जोर जोर से हमबिस्तर होते हैं। मंजू को इतना आनंद आ रहा था जितना उसे कभी अपने जीवन में नहीं आया था। मंजू बार बार कुंदन से कह रही थी, रुकना मत, इतना मजा तुम्हारे मालिक के साथ कभी नहीं आया। कुंदन भी अपनी मालकिन का पूरा साथ दे रहा था। करीब 3 से 4 घंटे तक दोनों के बीच जोरदार शारीरिक संबंध बनते हैं। उसके बाद मंजू और कुंदन वहीं थक कर सो जाते हैं। करीब 4 बजे कुंदन फिर से अपने काम में लग जाता है। इधर मंजू आज बहुत खुश थी। वर्षों बाद उसकी प्यास बुझी थी। सुबह जब होती है तो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से देखते हैं। अब वे हर समय ऐसा मौका तलाशते थे कि कब एक दूसरे को देख सके, बात कर सके। जैसे जैसे समय बीतता है कुंदन और मंजू की मुलाकातें नियमित हो जाती है, क्योंकि मनोज तो ज्यादातर बाहर ही रहता था। सुमन को तो भक्ति और भजन पूजन से फुर्सत नहीं मिलती थी। अब सिर्फ मंजू और कुंदन ही थे और वे अपनी मनमानी करते चले जा रहे थे। करीब 7 से 8 महीने ऐसे ही गुजर जाते हैं। आज तक किसी को भी इस बात की खबर नहीं थी कि घर में क्या चल रहा है। दोस्तों, जब 9 महीने गुजरते हैं, एक दिन मनोज अचानक घर आता है। वह मंजू के साथ कुछ समय बिताता है। मंजू ना कोई शिकायत करती है, ना कुछ कहती है। दोनों आराम से सो जाते हैं। रात के लगभग 11 बजे से 12 बजे मंजू उठती है और फिर से कुंदन के कमरे में चली जाती है। वह कुंदन के साथ कई घंटे समय बिताती है। फिर करीब 4 बजे वापस अपने पति के कमरे में आ जाती है। मंजू के इन कारनामों की अभी तक मनोज को कोई खबर नहीं थी। मनोज लगभग 10 से 12 दिन के लिए घर आया था। अब जब 2 से 4 दिन मंजू ऐसे ही गायब रहती है, एक दिन रात के करीब 12 बजे से 1 बजे मनोज की आंख खुलती है और वह देखता है कि उसकी पत्नी मंजू बिस्तर पर नहीं है। वह चारों ओर देखने लगता है, लेकिन कहीं पर भी मंजू उसे नजर नहीं आती। मनोज सोचता है कि शायद वह किसी काम से गई होगी। रात के 12 बजे से 1 बजे का समय था। मनोज सोच में पड़ जाता है कि आखिर इतनी रात को यह कहाँ गई होगी। तकरीबन 4 बजे मंजू लौटती है तो मनोज अब भी जाग रहा होता है। मनोज उस दिन अपनी पत्नी मंजू से पूछता है, तुम कहाँ गई थी? तो मंजू जवाब देती है, कुछ नहीं, मैं काम से गई थी। अब मनोज ज्यादा बहस तो नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं यह बात उसे अंदर तक छू जाती है कि आखिर 4 से 5 घंटे तक वह गई कहाँ थी। जैसे ही अगला दिन आता रहे, मनोज मन ही मन सोच लेता है कि आज वह पूरी रात जागेगा और मंजू के हाथों पकड़ेगा। लेकिन उस दिन मंजू मनोज के पास से कहीं जाती ही नहीं। अब जैसे ही दूसरा दिन होता है, मनोज फिर से पूरी रात जागने की कोशिश करता है। इस रात के करीब 12 बजे से 1 बजे के बीच मनोज देखता है कि मंजू उसके कमरे से उठकर सीधा नौकर कुंदन के कमरे में जाती है। कुंदन के कमरे में जाने के बाद मंजू और कुंदन दोनों बुरी तरह से एक दूसरे से लिपट जाते हैं। मनोज खिड़की से सारा नजारा छुप छुप कर देख रहा था,
जब दोनों लिपटकर बातें कर रहे थे तब मंजू कह रही थी, अब मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। या तो तुम मेरे पति को रास्ते से हटा दो या फिर मुझे यहां से भगा ले चलो। कुंदन कहता है, तुम्हें भगाकर ले जाने के लिए मेरे पास एक पैसा नहीं है। मैं तुम्हें रखूंगा क्या? मैं तुम्हें वह सारे सुख दे पाऊंगा जो तुम्हें यहां मिल रहे हैं? मंजू कहती है, मुझे दुनिया की कोई दौलत नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो सिर्फ तुम्हारा के साथ। ये सब देखकर मनोज को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं। 15 से 20 मिनट बाद वह देखता है कि मंजू और कुंदन अजीब अजीब तरीकों से शारीरिक संबंध बना रहे हैं। मनोज को कहीं ना कहीं अपनी कमी का एहसास होने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि वह अपनी पत्नी को खुश नहीं कर पाया क्योंकि वह तो पिता के कारोबार में ही व्यस्त रहता था। उसे पूरी गलती का एहसास हो जाता है। अगली सुबह मनोज अपनी पत्नी मंजू से कहता है, आखिर ये सब क्या चल रहा है? तुम मेरी पीठ पीछे ये सब क्यों कर रही हो? इससे हमारे खानदान की इस पर बहुत बड़ा धब्बा लगेगा। मंजू साफ साफ कह देती है, जिन चीजों को तुम कर नहीं सकते, अगर मैं वही किसी और से करवा रही हूं तो तुम क्यों दीवार बन रहे हो? मंजू बुरी तरह अपने पति से झगड़ने लगती है। मनोज भी मंजू को डांटने लगता है, हम बहुत अमीर लोग हैं और वह तो सिर्फ एक पुराना नौकर है। उसकी इतनी औकात भी नहीं है कि वह 2 वक्त की रोटी खा सके। हमारी रहमो करम पर पलता है। अगर हम उसे नौकरी से निकाल देंगे तो वह भूखा ही मर जाएगा। लेकिन मंजू मनोज की कोई बात नहीं सुनती। उस दिन दोनों के बीच जोरदार झगड़ा होता रहे। ये झगड़ा करीब 3 से 4 दिन चलता है। आखिरकार मनोज अपने नौकर कुंदन को नौकरी से निकाल देता है। वो कहता है, आज के बाद तुम हमारे घर पर नहीं आओगे। कुंदन मजबूर था। उसे समझ आ गया था कि उसकी गलती क्या थी। वह घर से निकाला जा चुका था। अब कुंदन यहां वहां सड़कों पर भटकने लगता है। आसपास उसे कोई भी काम नहीं मिल रहा था। 15 दिनों में उसकी सारी जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी। परिवार में कोई नहीं था। वह जो भी कमाता खर्च कर देता। इधर मंजू जब देखती है कि कुंदन के पास अब एक फूटी कौड़ी भी नहीं है और वह भूखा मरने की कगार पर है, तो वह कुंदन के लिए दुख महसूस करने लगती है, क्योंकि मंजू अब पूरी तरह कुंदन की दीवानी बन चुकी थी। तकरीबन 15 से 20 दिन बीत जाते हैं। एक दिन मंजू रात को बहुत सारा पैसा और कुछ गहने लेकर सीधे कुंदन के पास जाती है। मंजू कहती है, चलो अब मैं तुम्हारे साथ यहां से कहीं दूर चलती हूं। कुंदन कहता है, मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, हम कहीं जाएंगे तो खाएंगे क्या? मंजू कहती है, मैं बहुत सारा पैसा और गहना लेकर आई हूं, इसे बेचकर हम नया कारोबार करेंगे। अब मैं उस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी जहां झूठी शान और झूठा दिखावा है। वह पति किस काम का जो एक पल का भी सुख ना दे सके। मैंने तुम्हारे साथ अगर सुख पाने की कोशिश की तो उसमें भी वह दीवार बन गया। मंजू और कुंदन उस रात घर छोड़कर बहुत दूर निकल जाते हैं। एक नए शहर में जाकर नया जीवन शुरू करते हैं। कुंदन मेहनत मजदूरी करने लगता है। मंजू अब किराए के एक छोटे से मकान में कुंदन के साथ रहने लगती है। उसे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कुंदन मजदूरी करे। मंजू खुद सड़क किनारे एक छोटा सा प्लॉट खरीदती है और वहां एक छोटा सा ढाबा खोल लेती है। अब कुंदन उस ढाबे को चलाता है और मंजू खुद अपने हाथों से खाना बनाती है। ध्यान देने की बात है, जो मंजू कभी अपने लिए खाना नहीं बनाती थी, जो नौकरों से काम करवाती थी, वह आज कुंदन के प्यार में अपने हाथों से खाना बनाकर लोगों को खिला रही है। एक दिन मनोज यानी मंजू का पहला पति उसी जगह पर घूमते घूमते किसी काम से गया था। उसे यह नहीं पता था कि कुंदन इधर ही होगा। जब उसे भूख लगती है तो उसी पास एक ढाबा दिखाई देता है। उस ढाबे पर पहुंचता है। वहां कुंदन को देखकर चौंक जाता है और उससे हैरानी से पूछता है, अरे कुंदन, तू इस होटल में क्या कर रहा है? क्या वेटर बन गया है? कुंदन मुस्कुराकर जवाब देता है, नहीं मालिक, अब मैं इस होटल का मालिक हूं। आपकी कृपा से मैंने खुद इसे बनाया और चला रहा हूं। यह सुनकर मनोज को यकीन नहीं होता। वह और भी तीखा सवाल करता है, ठीक है तू यहां है, लेकिन मेरी पत्नी मंजू भी तो तेरे साथ भागी थी, वो कहां पर है? कुंदन तुरंत मंजू को बुलाता है। मंजू अपने पहले पति मनोज को देखकर थोड़ी चौंक जाती है। फिर वह बड़ी ही शांत आवाज में कहती है, माफ कर दीजिए, मैं आधी रात को आपका घर छोड़कर भाग गई थी, लेकिन औरत की भी कुछ जरूरतें होती है। अगर वे जरूरतें पूरी ना हो तो महल भी जेल जैसा लगता है। और जब कुंदन के साथ मेरी भावनात्मक और मानसिक जरूरतें पूरी होने लगी थी तो ये झोपड़ी भी मुझे महल जैसा सुख देने लगी। इतना कहकर अपने घर के अंदर जाती है और मंजू थोड़ा सा पैसा और कुछ गहने निकालती है जो वह अपने पुराने घर से लाई थी। वह मनोज के हाथ में रखकर कहती है, ये आपकी अमानत है, मैं इसे लेकर सिर्फ नया जीवन शुरू करने निकली थी। अब ये वापस ले जाइए और मेरी सारी गलतियों को माफ कर दीजिए। ये सुनकर मनोज का सिर झुक जाता है। उसे अपनी गलती का गहरा पछतावा होता है।
उसे एहसास होता है कि दौलत के पीछे भागते हुए मैं अपनी बीवी की भावनाओं को, उसकी जरूरतों को कभी समझ ही नहीं पाया। वह चुपचाप वहां से लौट जाता है, वापस अकेले अपने घर की ओर। इधर मंजू और कुंदन अपने 2 बच्चों, एक बेटा और एक बेटी के साथ अपने छोटे से ढाबे को चलाते हुए एक सुखमय और संतोषपूर्ण जीवन जीने लगते हैं। दोस्तों, आज की यही सच्ची कहानी थी और इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को परेशान करना या किसी के दिल को ठेस पहुंचाना बिल्कुल ही नहीं है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मेरा है जागरूक करना और लोगों को सचेत करना। तो दोस्तों, आज की यही कहानी है। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे अगले दिन एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।